गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे आप सभी? आई होप सभी बढ़िया होंगे। चलिए पूरी पॉजिटिव एनर्जी के साथ जुड़ते हैं और नेक्स्ट लेक्चर जो कि हमारा रहेगा हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स से रिलेटेड प्रिपरेशन चल रही थी, प्रिपरेशन को ही कंटिन्यू करेंगे। इन लास्ट लेक्चर वी आर डूइंग द रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स विद हैलोजन एसिड HX, और लास्ट रिएक्शन अगर आपको पता हो एंटी मार्कोनिकोव रूल की हमने की थी। So CH3CH double bond CH2 on reacting with HBr in the presence of peroxide। peroxide अलग अलग हो सकते हैं, जैसे peroxide ऐसे भी लिखा जाता है। And under these condition क्या होगा? एंटी मार्कोनिकोव रूल लगाओगे। एंटी मार्कोनिकोव रूल लगा के क्या बनेगा? पॉजिटिव पार्ट कहाँ जाएगा? कम वाले के पास, नेगेटिव पार्ट ज़्यादा वाले के पास। तो इसके बेसिस पर अपने पास प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों? CH3CH2CH2Br। सो दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव रूल। एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या है? पॉजिटिव पार्ट कम वाले के पास जाएगा, नेगेटिव पार्ट ज़्यादा वाले के पास जाएगा, तो एंटी मार्कोनी लग जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आपको क्या पूछ सकते हैं इसके ऊपर कि रिएक्शन टाइप बताओ। दिस इज ए फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। नोट इट केयरफुली बच्चों, बिकॉज जो लास्ट हमने रिएक्शंस की थी HCl की, HBr की, मार्कोनिकोव रूल तक आपने जो रिएक्शन की थी वो सारी किस तरह की थी? वो थी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट आपको कार्बोकटाइन मिलता है, जबकि इसके अंदर आपको जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होगा वो फ्री रेडिकल मिलेगा और रिएक्शन टाइप क्या होगी? फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए इसका मैकेनिज्म कर लेते हैं। तो मैकेनिज्म क्या रहेगा? व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन? सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जो कि 3 स्टेप का मैकेनिज्म है। 3 स्टेप मैकेनिज्म जिसको हम चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपेगेशन एंड चेन टर्मिनेशन के नाम से जानते हैं। तो वही है इसमें 3 स्टेप मैकेनिज्म। तो स्टेप फर्स्ट क्या है? स्टेप फर्स्ट इज चेन इनिशिएशन स्टेप। चेन इनिशिएशन स्टेप। तो चेन इनिशिएशन में क्या होगा? सबसे पहले फ्री रेडिकल बनते हैं बच्चों। फ्री रेडिकल कैसे बनेंगे? ध्यान से देखो, हमने यहाँ पर पेरोक्साइड लिया। देखो क्या पेरोक्साइड को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। अब R की जगह बेंजोइल ग्रुप भी हो सकता है, एज आई टोल्ड इन द प्रीवियस क्लास। यहाँ पर बेंजोइल पेरोक्साइड भी हो सकता है। तो कॉमनली सबसे सिंपल ये रहेगा कि आप इसको इस तरह से राइट करेंगे, R की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, और इसमें क्या होगा? होमोलिटिक क्लीवेज होगी। इसकी बच्चों क्या होगी? होमोलिसिस होगी। होमोलिसिस, आई होप होमोलिसिस क्लियर होगा आपको। होमोलिसिस क्या है कि ये एक जो बॉन्ड है बीच का, ये एक एक इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। हाफ हाफ एरो से हम दिखाते हैं। होमोलिटिक क्लीवेज को हम दिखाते हैं किससे? हाफ एरो से। एंड हेटेरोलिटिक क्लीवेज को कंप्लीट एरो से। तो ये एरो हाफ हाफ दिखाएंगे तो क्या बन जाएगा? इसमें 2 मॉलिक्यूल्स RO रेडिकल के बन जाएंगे। दिस इज़ द फ्री रेडिकल। अभी रिएक्शन यही नहीं रुकती। ये जो RO रेडिकल है बच्चों, अपने पास रिएक्टेंट के अंदर और क्या है? रिएक्टेंट के अंदर अपने पास है HBr। HBr, तो HBr के साथ रिएक्शन अगर करवाते हैं तो होगा क्या? ये और ये आपस में बॉन्ड बनाएगा और Br रेडिकल निकल जाएगा, और अगर ऐसा होगा तो ये क्या बन जाएगा? ROH प्लस Br रेडिकल। दिस इज़ द फाइनल रिएक्शन ऑफ दिस फर्स्ट स्टेप। मतलब मेन टारगेट आपका क्या है? ब्रोमीन रेडिकल को निकालना। दिस इज़ ब्रोमीन रेडिकल। चेन इनिशिएशन के अंदर एक चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं, अपना टारगेट क्या रहेगा? ब्रोमीन रेडिकल को निकालना। आई होप आपको फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया होगा और नोट भी कर रहे होंगे। सेकंड स्टेप देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सेकंड स्टेप, स्टेप सेकंड, चेन प्रोपेगेशन।
चेन प्रोपेगेशन स्टेप क्या होता है? चेन प्रोपेगेशन में बच्चों आप क्या करेंगे, जो हमने एल्कीन ली मीन्स प्रोपीन ली, उसके ऊपर इस फ्री रेडिकल का अटैक होगा। ध्यान से देखेंगे, ये जो ब्रोमीन रेडिकल बना है इसका अटैक करवा देंगे इस एल्कीन के ऊपर जो अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। अब इसमें भी होमोलिटिक क्लीवेज करेंगे। देखो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के अंदर हमेशा होमोलिटिक क्लीवेज ही होती है, तो होमोलिटिक क्लीवेज करवाएंगे। हम क्या करें, स्पाई बॉन्ड का जो एक बॉन्ड है उसको हाफ हाफ ब्रेक कर देते हैं, मतलब एक एक रेडिकल दोनों कार्बन के ऊपर आ जाएगा। अब हमें जोड़ना है, किसी एक कार्बन के साथ ब्रोमीन को जोड़ना है और किसी एक कार्बन के साथ ब्रोमीन को इस तरह से जोड़ेंगे कि अपने पास मोर स्टेबल प्रोडक्ट बने। और वो कैसे होगा, मान लो अपने पास, हाँ जी, इसके साथ जोड़ते हैं, अगर ध्यान से देखना, इस ब्रोमीन को मैं इसके साथ जोड़ता हूँ तो अपने पास इस बीच वाले कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल आ जाएगा, रेडिकल आ जाएगा, जो कि क्या होगा, सेकेंडरी फ्री रेडिकल। तो अगर आपको याद हो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इन केस ऑफ फ्री रेडिकल्स, प्राइमरी फ्री रेडिकल, सेकेंडरी फ्री रेडिकल, टर्शरी फ्री रेडिकल का ऑर्डर कैसा होता है, सेकेंडरी प्राइमरी से ज़्यादा स्टेबल होता है। देखो यहाँ जोड़ेंगे तो सेकेंडरी बनेगा, बीच वाले के साथ जोड़ते तो प्राइमरी बनता। तो मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ बच्चों, यहाँ जोड़ेंगे सो दैट सेकेंडरी फ्री रेडिकल बने, दैट विल बी मोर स्टेबल। तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट किस तरह से लिखेंगे, हम जैसे दिखा रहे हैं इस तरह से अगर जोड़ देते हैं तो अपने पास कुछ इस तरह की सिचुएशन बन जाएगी। ब्रोमीन को हमने इस तरह से जोड़ दिया और अपने पास इस तरह की सिचुएशन बन जाएगी। दिस इज सेकेंडरी फ्री रेडिकल एंड दिस सेकेंडरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल, दैट्स वाई सेकेंडरी फ्री रेडिकल हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो 2 डिग्री फ्री रेडिकल, सेकेंडरी फ्री रेडिकल, और ये रहेगा अपना ज़्यादा स्टेबल, दैट्स वाई हमने ये बनाया। ठीक है, अभी आगे क्या होगा, फिर से अपने पास देखो HBr बहुत है, HBr की कोई कमी नहीं है। फिर से हम क्या करेंगे, इसके अंदर फिर से HBr मॉलिक्यूल का अटैक करवा देंगे। HBr मॉलिक्यूल का अटैक क्यों करवाएंगे, क्योंकि हमें फाइनली प्रोडक्ट मिल जाएगा। कैसे, HBr का अगर हम H ले लें तो ये CH बॉन्ड जो है वो पूरा हो जाएगा, CH2 बन जाएगा और ब्रोमीन रेडिकल यहाँ से फिर से निकल जाएगा। तो ये प्रोपेगेशन का मतलब ये बार बार रिपीट होता रहता है स्टेप। प्रोपेगेशन का मीनिंग ये रहता है। तो अगर इसको हम लेके चलें तो कुछ इस तरह से बनेगा और ब्रोमीन रेडिकल अपना एज ए प्रोडक्ट निकल जाएगा, साइड प्रोडक्ट। तो कहने का मतलब इन शॉर्ट, चेन इनिशिएशन हो या चेन प्रोपेगेशन हो, दोनों में ही अपना मेन टारगेट है ब्रोमीन रेडिकल को निकालना। दोनों में ही अपना मेन जो टारगेट रहेगा दैट विल बी द प्रोडक्शन ऑफ ब्रोमीन रेडिकल। तो ब्रोमीन रेडिकल को हम निकाल देंगे इस तरह से। ठीक है, फिर फर्दर लास्ट स्टेप जो रहेगा वो चेन टर्मिनेशन स्टेप रहता है। स्टेप 3, चेन टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेशन इन द सेंस टर्मिनेट कर देते हैं। फाइनली जितने फ्री रेडिकल आपको दिखाई दिए उनको हम जोड़ के निकाल देंगे। मतलब जैसे होमोलिटिक क्लीवेज हुई, अब होमोलिटिक जो है बॉन्डिंग हो जाएगी। कैसे, जितने फ्री रेडिकल, जैसे मान लो आपने ब्रोमीन रेडिकल को देखा तो ब्रोमीन रेडिकल और ब्रोमीन रेडिकल को जोड़ दो आपस में। ठीक है, क्या बन जाएगा, ये इनकी अगर बॉन्डिंग दिखाएं तो कुछ इस तरह से आप बॉन्डिंग दिखा के Br2 बन जाएगा। एक तो ये हो सकता है। और क्या दिखा आपको फ्री रेडिकल, ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल जो दिखा इसको भी आप ब्रोमीन के साथ जोड़ सकते हैं। हाँ जी, CH3 CH CH2 Br, इसको भी आप ब्रोमीन रेडिकल के साथ जोड़ सकते हो। मतलब जितने भी पॉसिबल रेडिकल्स हैं उनको आपस में जोड़ दो, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको जस्ट ये देखना है कि जितने फ्री रेडिकल आपको दिखाई दिए अबव 2 स्टेप्स के अंदर, उनके अंदर उनको जोड़ देना है। मतलब जितने फ्री रेडिकल उनको जोड़ दिया। जोड़ने के बाद यहाँ पर अपने पास क्या मिलेगा, CH3 CH CH2 Br एंड इस CH के ऊपर एक और Br आ जाएगा, राइट। और इसी तरह से ये खुद के साथ भी तो जुड़ सकता है। तो एक और मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान से देखेंगे बच्चों। क्या इस सेकेंडरी फ्री रेडिकल को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, देखना बच्चों। हाँ जी, इस सेकेंडरी फ्री रेडिकल को ऐसे लिख सकते हैं, जस्ट फॉर कन्वीनियंस आपको इजी रहेगा करना। तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना देंगे और बॉन्ड बनाने के बाद क्या अपने पास कुछ इस तरह की सिचुएशन बनेगी, CH3 CH CH2 Br एंड देन बॉन्ड बन जाएगा इसी के साथ
जस्ट इसकी मिरर इमेज बन जाएगी। आई होप आर यू गेटिंग द पॉइंट, आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट चेन टर्मिनेशन स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें हम फाइनली फ्री रेडिकल्स को आपस में टर्मिनेट कर देंगे, जोड़ के निकाल देंगे। सो दिस इज़ द मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन थ्रू एंटी मार्कोनिकोव रूल। अगर आपको एंटी मार्कोनिकोव रूल आ जाए, अगर आपको खराश इफेक्ट पूछ ले, अगर आपको पेरोक्साइड इफेक्ट पूछ ले विद मैकेनिज्म, तो ये आपको विद एग्जांपल एंड मैकेनिज्म करना है। एग्जांपल आपको ये देनी है, ठीक है, दिस इज़ द नॉर्मल एग्जांपल, और आपको यहाँ पर मैकेनिज्म जो है 3 स्टेप का मैकेनिज्म कर देंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो वी आर डूइंग द प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। तो हमने फर्स्ट प्रिपरेशन स्टार्ट कर रखी थी, और वो किससे की थी? फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मीन्स फ्रॉम एल्कीन्स, और एल्कीन्स की हेलोजन एसिड के साथ रिएक्शन करवा के हम प्रिपेयर कर रहे थे। तो उसके बाद अपनी सेकंड जो आज की प्रिपरेशन रहेगी दैट इज़ फ्रॉम एल्केन्स। एल्केन्स से किस तरह से हम बनाएंगे, नेक्स्ट जो रहेगा फ्रॉम एल्केन्स। एल्केन्स से किस तरह से हम बना सकते हैं? तो एल्केन्स से जस्ट बाय हेलोजिनेशन, हाँ जी, बाय हेलोजिनेशन। कैसे बनाएंगे? हेलोजिनेशन कर दो, हेलोजिनेशन समझ गए, हेलोजन पटक के मारो उनके ऊपर, एल्केन्स के ऊपर, और आपका हेलो एल्केन तैयार है। एग्जांपल लेते हैं, 1 बाय 1 एग्जांपल लेंगे बच्चों। जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरीनेशन, पहले समझ आओ क्लोरीनेशन, ठीक है। क्लोरीनेशन में क्या होगा? क्लोरीनेशन में क्या होगा? अटैक ऑफ क्लोरीन, यस। हम कोई एल्केन लेंगे, हाँ जी, एल्केन, मान लो जनरल फॉर्मूला एल्केन का ये रहता है, क्लोरीन अटैक करवाओ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और यू विल सी दैट H इज़ रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन, मीन्स ये क्या है? अच्छा, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट नॉर्मली फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ही होता है। तो क्या इस रिएक्शन को मैं बोल सकता हूँ दैट इज़ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दिस इज़ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को भी अगर बोलना चाहें हम तो दिस इज़ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो दिस इज़ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो क्लोरीनेशन करवाएंगे तो ये बनेगा, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ ध्यान देना, अगर आपने एल्केन लिया मीथेन, ठीक है, तो मीथेन की क्लोरीनेशन करवाते हो ना, तो देखो पहला स्टेप तो ये रहेगा, एक H हटाया, क्लोरीन लगाया, दूसरा H दूसरे क्लोरीन के साथ HCl बन के निकल जाएगा। बट इसमें क्या रहता है कि इसमें एक्सेस हो जाती है, ये रिएक्शन यही नहीं रुकती है, ये रिएक्शन चलती जाती है। मतलब जो बना प्रोडक्ट उसकी फिर से क्लोरीनेशन हो जाएगी बच्चों, और क्या बन जाएगा? एक हाइड्रोजन कम करते जाओ, एक क्लोरीन बढ़ाते जाओ, ठीक है। जब तक सारे के सारे हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हो जाते तब तक ये चलता जाता है। यू कैन से एग्जॉस्टिव क्लोरीनेशन चलती जाती है। आप देख सकते हैं दिस इज़ क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन, और स्पेशली मीथेन। मीथेन में अगर लेके चलोगे तो इस तरह से आपको 4 की 4 रिएक्शंस कंटिन्यूसली लिखनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक स्टेप में नहीं रुकती। हाँ, अगर इथेन होता तो एक स्टेप में रुक जाते, ठीक है ना। एक्चुअली मीथेन के साथ क्लोरीनेशन एक्सेस में हो जाती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी भी क्लोरीनेशन सबसे ज़्यादा, ठीक है ना। आगे बात करेंगे इसकी भी, जो हेलोजिनेशन का ऑर्डर है ना, रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर की अगर बात करूं बच्चों तो डिक्रीजिंग ऑर्डर है। फ्लोरीनेशन, फिर क्लोरीन का एडिशन, ब्रोमीन का, आयोडीन का, इस तरह से चलता है। दिस इज़ द रिएक्टिविटी ऑर्डर। फ्लोरीनेशन करेंगे अभी फिलहाल क्लोरीनेशन की बात कर रहे हैं। तो क्लोरीनेशन के अंदर आप देखोगे तो एक्सेस में हो जाती है, ठीक है ना। पहले क्या बन रहा है? क्लोरोइथेन डाइक्लोरोमीथेन, सॉरी क्लोरोमीथेन डाइक्लोरोमीथेन, देन क्लोरोफॉर्म, देन लास्ट कार्बन टेट्राक्लोराइड। CCl4 इज नोन एज कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, पायरिन के नाम से भी जाना जाता है। तो दिस इज़ अबाउट द क्लोरीनेशन। सिमिलरली अगर ब्रोमिनेशन के लिए बोल दें आपको, फिर क्या करोगे? यस, ब्रोमिनेशन की बात करें, ब्रोमिनेशन में क्या होगा? ब्रोमीन का अटैक करवा देंगे। ब्रोमिनेशन में क्या होगा? ब्रोमीन का अटैक करवा देंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ठीक है,
देखो मैं ये आपको ये सजेस्ट करूँगा कि एग्जांपल आप हमेशा इथेन के लो। इथेन आपको ज़्यादा तंग नहीं करेगा, नॉर्मली रिएक्शन करता है बिना किसी दिक्कत के, कोई एक्सेस में नहीं होता। मतलब इसकी क्लोरीनेशन भी कराओगे तो नॉर्मल हो जाएगी। मतलब आप इस तरह से क्लोरीनेशन करवाते हो, इथेन लेके इथेन की क्लोरीनेशन करवा दो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये कोई एक्सेस में नहीं होता। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा एग्जांपल लेनी हो ना 2 कार्बन वाली एग्जांपल हो कम से कम, ठीक है ना। ये नॉर्मली आपको कोई दिक्कत पैदा नहीं करेगी कभी भी, मोस्ट ऑफ द केसेस में कभी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो इथेन लेके चलेंगे, ब्रोमिनेशन इसकी करेंगे तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 Br और HBr निकल जाएगा। आई होप समझ पा रहे हैं, रिलेट कर पा रहे हैं, जैसे क्लोरीनेशन की थी वैसे ही ब्रोमिनेशन, ठीक है। और इसके अंदर इसी तरह से आयोडीनेशन के अंदर देख लेते हैं। आयोडीनेशन क्या होगा, आयोडीनेशन बच्चे क्या होगा, आयोडीन का अटैक करवा देंगे। आयोडीन का जब अटैक करवाते हैं, हाँ जी ध्यान से देखेंगे, क्या आप इसी तरह से करोगे, देखो समझ पा रहे हो। लेकिन इसमें होता क्या है, कुछ अलग से दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ अलग से दिखाई दिया आपको। यस, यहाँ पे ये डबल एरो का क्या मतलब है, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन। तो आयोडीनेशन क्या हो जाती है, रिवर्स हो रही है, देख पा रहे हो। तो आयोडीनेशन में क्या दिक्कत आ रही है, दैट इट इज़ रिवर्सिबल इन नेचर। तो सबसे पहले तो इसका रीज़न क्या होगा, वाई आयोडीनेशन ऑफ अल्केन इज़ रिवर्सिबल। क्वेश्चन बन जाता है छोटा सा, बोर्ड में छोटा सा क्वेश्चन बन जाएगा, वाई आयोडीनेशन ऑफ अल्केन इज़ रिवर्सिबल। और क्या फिर इसका कोई तरीका है कि इसको इरिवर्सिबल बनाया जा सकता है। तो इन दोनों का जवाब देखिए। पहले ये रिवर्सिबल क्यों हो रही है, ये रिवर्सिबल इस नलाइक के कारण है। ये जो HI है ना, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये जो HI बन रहा है ना बच्चों, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये क्या कर देता है, इस आयोडो अल्केन को रिड्यूस कर देता है वापस से अल्केन और आयोडीन के अंदर। आई होप समझ गए होंगे। तो सबसे पहले तो आपसे ये पूछा जाए कि ये जो आप कर रहे हैं आयोडीनेशन, रिवर्सिबल क्यों हो रही है। तो इसका क्या रीज़न क्या दोगे, बिकॉज ड्यूरिंग द आयोडीनेशन ऑफ अल्केन HI इज फॉर्म्ड विच इज़ ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एंड हैंस इट रिड्यूसेस आयोडो अल्केन बैक इनटू अल्केन एंड आयोडीन, अल्केन के अंदर कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। और फिर इसको इरिवर्सिबल कैसे बना सकते हैं, क्या इरिवर्सिबल बनाने का कोई है मेथड, तो डेफिनेटली है। क्या करें, ध्यान से देखें, मैंने क्या रिएक्शन के अंदर मैं क्या चेंज कर रहा हूँ जिससे ये रिवर्सिबल ना हो करके इरिवर्सिबल हो रही है, ये आप अभी देखेंगे। सेम रिएक्शन मैंने लिख दी, ठीक है, लेकिन अगर आप देख पा रहे हो तो मैंने कुछ इसमें चेंज किया है, देख रहे हो। मैंने आयोडिक एसिड लिख दिया, HiO3 आयोडिक एसिड, ठीक है। HiO3 मैंने यहाँ पर लगाया, जैसे मैंने एरो पे HiO3 लिखा वैसे ये रिवर्सिबल से इरिवर्सिबल बन गई। दिस इज द मैजिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक रिएक्शंस की यही तो मैजिक है। क्या एरो पे कुछ लगाया, यानी कि अब आपको ये पता चल रहा है कि एरो पे जो हम कंडीशंस लगाते हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है। ये आपकी सबसे बड़ी एग्जांपल है। HiO3 हमने लगाया, लगाते ही इरिवर्सिबल बन गए, तो यानी कि इसका डेफिनेटली कुछ ना कुछ यूज़ तो होगा। अच्छा, इसकी जगह और क्या हो सकता है, HiO3 बेटे इसकी जगह आप HNO3 यूज़ कर सकते हो, HGO भी यूज़ कर सकते हो। किसी एक को अच्छे से कर लो, HiO3 को कर लो, मान लो HiO3 ऐसा क्या करता है, ये जो HiO3 है ना बच्चों, हाँ जी पहले ये बताओ रिवर्सिबल किसकी वजह से हो रही थी, ये रिवर्स किसकी वजह से हो रही थी, इस नलाइक के कारण, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट HI के कारण। तो अगर इसको ख़त्म कर दें फिर तो नहीं होगा कुछ, तो इसको ख़त्म कर देता है। कैसे ख़त्म करता है, ये HiO3 इस HI को I2 और वाटर के अंदर कन्वर्ट कर देता है। बैलेंसिंग कर लेना, ठीक है ना, बैलेंस कर सकते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से, ठीक है। ये HiO3 इस HI को क्या कर देता है, I2 और H2 के अंदर कन्वर्ट कर देता है, सो दैट द रिएक्शन गेट नॉट बी रिवर्स्ड, ठीक है, रिवर्स नहीं होती फिर। तो ये HiO3 का रोल क्या होता है, ये HI को कन्वर्ट कर देता है I2 एंड H2O के अंदर, सो दैट रिएक्शन जो है रिवर्स नहीं होती। रिएक्शन रिवर्स नहीं होगी तो हम आयोडीनेशन इनका यूज़ करके कर सकते हैं। हाँ बोलो जल्दी से, यस कर सकते हैं, HiO3 का यूज़ करके कर सकते हैं।
ठीक है। तो जब भी आयोडीनेशन करेंगे तो आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए कि सबसे पहले तो ये रिवर्सिबल क्यों है, फिर इसको इरिवर्सिबल कैसे कर सकते हैं। और इसमें छोटा सा क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ HiO3 इन द आयोडीनेशन ऑफ एल्केन, वो भी आप इसी में से निकालेंगे। क्लियर है? आई होप आपको ये क्लियर हो गई होगी रिएक्शन। तो आयोडीनेशन के बाद और क्या बचता है? फ्लोरिनेशन। मैंने कहा फ्लोरिनेशन नहीं किया अभी तक ना, फ्लोरिनेशन को सबसे पहले करना चाहिए था। तो ऐसे क्या अभी क्यों कर रहे हैं, तो वो इसका भी कारण है। हाँ जी, फ्लोरिनेशन कर रहे हैं। तो फ्लोरिनेशन कैसे सोच रहे हैं आप? वही एक हाइड्रोजन हटाओगे और उसकी जगह फ्लोरीन लगा दोगे और HF निकल जाएगा। क्या इसी तरह से सोच रहे हो? नहीं, अरे जल्दी जल्दी इसको कट करो, नहीं तो आपकी नोटबुक जल जाएगी। कैसे? ये एक्सप्लोड होता है बेटा, एक्सप्लोजन होगा। समझ रहे हो? फ्लोरिनेशन सबसे लास्ट में कैसे कर रहे हैं? अरे इसमें तो मैंने वो डिटेक्टर वाली मशीन लगा रखी है, इसमें नहीं होगा, ठीक है ना, नोटबुक में हो जाएगा, एक्सप्लोजन होगा। समझ में आ रही है बात? तो एक्सप्लोजन होगा। मैंने कट कर दिया ना, जल्दी से ब्लास्ट होने वाला था, कट कर दिया, ठीक है, एक्सप्लोजन होगा। लेकिन आपको करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्सप्लोजिव नेचर। तो छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है, वाई फ्लोरिनेशन ऑफ एल्केन इज एक्सप्लोजिव इन नेचर। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये कि एक्सप्लोजिव नेचर क्यों है। तो इसमें ऐसा कारण क्या है, ध्यान से समझेंगे। देखो बच्चे, अगर रिएक्शन होती तो क्या होता? कार्बन और फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड बनता। हाँ जी, बॉन्ड किसके बीच में बनता? कार्बन और फ्लोरीन के बीच में। तो क्या आपको पता है कार्बन और फ्लोरीन अपनी अपनी फैमिली के अंदर सबसे पहले एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट। अगर पीरियोडिक टेबल में देखोगे, कार्बन अपनी फैमिली में पहला मेंबर है, फ्लोरीन भी हेलोजेंस में पहला मेंबर है, और पहला मेंबर अगर आपको पता हो सबसे छोटा होता है, स्मॉल साइज़ का होता है। कहने का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बच्चों, कि यहाँ पर कार्बन और फ्लोरीन जो है वो दोनों ही कंपेरेबल साइज़ के हैं। कंपेरेबल साइज़ है इनका। कंपेरेबल साइज़ समझते हैं आप? कंपेरेबल साइज़ मतलब एक जैसे से लगभग। तो अगर आपको बता दूं, दो कंपेरेबल साइज़ वाले एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है ना, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। हाँ जी, दिस बॉन्ड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। समझ में आ रही है बात? हाँ जी, दो कंपेरेबल साइज़, मतलब आपसे पूछा जाए ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, कंपेरेबल के साथ छोटा भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो इन तीनों में से आपको क्या लगता है कौन सा बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा? आप बॉन्ड लेंथ के अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं। ये वीक होगा, ये भी वीक होगा कंपेरेबली, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग होगा। दिस विल बी द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। कंपेरेबल भी हैं, छोटे भी हैं, ठीक है ना। तो दैट्स वाई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है इसमें। अच्छा, फिर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने से एक्सप्लोजन का क्या लेना देना, वो भी तो क्वेश्चन आता है। अब ध्यान से सुनेंगे। आपने बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी दोनों सुना होगा। जब बॉन्ड तोड़ते हैं, बॉन्ड को ब्रेक किया जाता है तो एनर्जी देनी पड़ती है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। लेकिन बॉन्ड अगर बनता है तो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एनर्जी निकलती है। आई होप आपको ये पता होगा। तो अगर बॉन्ड जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा बच्चों, उसको तोड़ने के लिए उतनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा तो उतनी ही ह्यूज अमाउंट के अंदर एनर्जी निकलेगी भी। बस यही रीज़न है कि ये इतनी ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाती है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने जा रहा है। तो एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक एनर्जी जो है, ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज़ रिलीज्ड विच रिजल्ट्स इनटू एक्सप्लोजन। आ रही बात समझ में? आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। हाँ जी, आई एम रिपीटिंग अगेन। ऐसा क्या हुआ? फ्लोरिनेशन एल्केन की एक्सप्लोजिव नेचर की क्यों होती है? तो इसका रीज़न आप क्या बताएंगे? बिकॉज ड्यूरिंग द फ्लोरिनेशन द बॉन्ड फॉर्म्ड will be in between carbon and fluorine, and due to the comparable size of carbon and fluorine, the bond formed is very strong, and due to which a large amount of heat is released during the reaction. हमारी बात समझ में? which results into the explosion.
आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो फिर आपने फिर से जिद कर ली कि सर नहीं मुझे तो भैया अल्काइल फ्लोराइड बनाना है। फिर जिद कर ली बच्चों ने कि मुझे तो चाहिए चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे पता नहीं, कैसे मर्जी बनाओ आप, ठीक है। तो क्या इसका कोई तरीका है कि हम अल्काइल फ्लोराइड बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? डेफिनेटली है। तो वही देखेंगे। तो इसके लिए हम स्पेशल रिएक्शन का यूज़ करेंगे बच्चों कि अल्काइल फ्लोराइड अगर आपको बनाना है, RF अगर बनाना है, तो आपके माइंड में एक रिएक्शन आ जानी चाहिए एंड दैट इज़ स्वार्ट्ज़ रिएक्शन। स्वार्ट्ज़ रिएक्शन, ये लो आपकी जिद पूरी कर रहे हैं। अब अंदर से तो यही सोच रहे काहे की जिद है सर, रहने दो हम तो नहीं चाहते बिल्कुल, लेकिन करना पड़ेगा ना फ्लोरिनेशन। आप भाई एक्सप्लोजन कर दिया है, सिर्फ धमाके थोड़ी करने हैं अपने को, बनाना भी तो है कुछ। तो अल्काइल फ्लोराइड कैसे बनाएं? हम ना डायरेक्टली ना करके इनडायरेक्टली करेंगे, हम पतली गली में से निकलेंगे, ठीक है ना। स्मार्ट वर्क करेंगे, थोड़ा खेल खेलते हैं। कैसे? हम क्या करेंगे, पहले से बना हुआ कोई अल्काइल हलाइड लेके चलेंगे। मान लो मैंने अल्काइल क्लोराइड ले लिया, ठीक है, और फ्लोरीन को डायरेक्टली इसमें ऐड करके ना करके मैं मरकरी के अंदर, मरकरी के साथ इसको मिला के फिर डालूँगा। समझ पा रहे हैं आप? क्योंकि डायरेक्टली का रिजल्ट अपने को पता है कि भैया एक्सप्लोजन होगा, तो हम इनडायरेक्टली करेंगे। इनडायरेक्टली इन द सेंस किसी के साथ कंबाइन करके कंपाउंड बना के डाल देंगे। तो ये जो मरकरी है आपको पता है इनर्ट नेचर की होती है, तो ये रिएक्टिव तो होगी नहीं, तो जो एनर्जी अभी भी निकलेगी, जैसे मान लो आपको करना क्या, एक्सचेंज ही करना है। देखो बैलेंसिंग करूँ मैं, 2 फ्लोरीन के साथ एक्सचेंज हो जाएंगे, RF बन जाएगा। जस्ट एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही तो है, हैलोजन को डिस्प्लेस करना है बच्चों आपको। ये देखो, अच्छा इसको बोलते क्या है, Hg2F2, हाँ जी, Hg2 पॉजिटिव की फॉर्म में ये। जब Hg2 पॉजिटिव यानी Hg के ऊपर यहाँ पर क्या चार्ज है, +1 चार्ज है, तो ये मर्क्यूरस होता है बच्चों, दिस इज़ मर्क्यूरस। और अगर Hg2 पॉजिटिव होता तो मर्क्यूरिक, तो यहाँ पे क्या है, मर्क्यूरस। तो यहाँ पे नेमिंग क्या पड़ जाएगी इसकी, ये मर्क्यूरस फ्लोराइड है, मर्क्यूरस फ्लोराइड। आई होप नेम क्लियर होगा। असोरिक वाली कहानी याद होनी चाहिए आपको। लोअर ऑक्सीजन स्टेट के साथ अस लगता है, हायर ऑक्सीजन स्टेट के साथ इक लगता है, तो ये दिस इज़ मर्क्यूरस, ठीक है, मर्क्यूरस फ्लोराइड। मर्क्यूरस फ्लोराइड के साथ मर्क्यूरस क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है ना। क्या करना है, डिस्प्लेस करना है आपको, हेलोजन को डिस्प्लेस करना है। फ्लोरीन क्लोरीन के साथ डिस्प्लेस हो रहा है, देख सकते हैं। तो इस तरह से खेल खेलेंगे। अच्छा, इस Hg2F2 की जगह और क्या आ सकता है, और कुछ भी आ सकता है क्या, यस आ सकता है। आप इसकी जगह बेटा AgF भी ले सकते हो, SbF3 भी ले सकते हो, इस तरह से कंपाउंड ले सकते हो। 2-3 मैंने आपको बता दिए, AgF भी आए, SbF3 भी आए, दीज ऑल रिप्रेजेंट स्वार्ट्ज़ रिएक्शन। तो एक तो नेम भी पता होना चाहिए आपको, व्हाट इज़ द नेम रिएक्शन यूज्ड टू प्रिपेयर फ्लोरोअल्केन, तो आपका जवाब क्या होगा, स्वार्ट्ज़ रिएक्शन। Is it a halide exchange method? Yes, definitely. In the coming lecture we will discuss halide exchange method है। halide exchange मतलब हेलोजन को हेलोजन डिस्प्लेस कर रहा है, एक्सचेंज हो रहे हैं, देख सकते हो आप। तो halide exchange method है, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। सो दिस इज़ अबाउट द फ्लोरिनेशन ऑफ एल्केन। तो इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। अब इसको आप कंप्लीट करोगे, ठीक है। आई होप आप कर पाओगे। बिल्कुल रिएक्शन के अंदर कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, जस्ट हेलोजन को एक्सचेंज करना है, ठीक है। तो आपका प्रोडक्ट तैयार होगा। दिस इज़ स्वार्ट्ज़ रिएक्शन, और हमने सारी की सारी हेलोजिनेशन कंप्लीट कर ली है, ठीक है। हेलोजिनेशन कंप्लीट कर ली, तो एक इसका मैकेनिज्म भी कर लेते हैं। देखो क्लोरिनेशन का मैकेनिज्म कई बार आपसे पूछा जाता है। वैसे रिएक्शन टाइप तो मैंने बता दिया, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो मैकेनिज़्म भी कुछ उसी तरह से है। मैकेनिज़्म अभी अभी हमने किया था, फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म है। फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म का मतलब जिसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बनने वाला है, फ्री रेडिकल बनने वाला है, ठीक है। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म के थ्रू ये रिएक्शन प्रोसीड करती है, और फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म के अंदर हम बात करेंगे वही 3 स्टेप, हाँ जी 3 स्टेप वाली रिएक्शन, लेकिन फ़र्क है, वो एडिशन थी, ये सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो 3 स्टेप्स कौन कौन से हैं वो हम बात करेंगे। हाँ, स्टेप्स के नाम तो वही है। स्टेप फर्स्ट क्या था, हाँ जी स्टेप फर्स्ट का क्या नाम था, चेन इनिशिएशन। तो चेन इनिशिएशन स्टेप है पहला।
चेन इनिशिएशन स्टेप, ठीक है। चेन इनिशिएशन रहेगा पहला स्टेप। चेन इनिशिएशन के अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले होमोलिटिक क्लीवेज होती है, जो क्लोरीन लेके चल रहे हैं बच्चों, क्लोरीन को ब्रेक कर दो आप, ठीक है। इसकी होमोलिसिस करवा देंगे, इसको तोड़ देंगे भाई, ठीक है। होमोलिसिस जब करवाएंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन भेज देंगे तो 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल बन जाएंगे। आई होप समझ पा रहे हो, क्लोरीन रेडिकल बन जाएगा, ठीक है। और फिर हम अगर इसकी रिएक्शन आगे फर्दर करवाना चाहें किसके साथ, अल्केन, मान लो अल्केन आपने लिए इथेन, तो इथेन को बेटे ऐसे लिख सकता हूँ मैं, हाँ जी, कोई दिक्कत, अरे दिक्कत होगी तब भी लिखना पड़ेगा ना, हाँ इस तरीके से लिख सकते हैं। क्यों, मैंने होमोलिटिक क्लीवेज करवानी ना, इसलिए क्या करना है बच्चों, मैं क्या करूँगा, H और Cl का बॉन्ड बना दूंगा, और क्या होगा, क्या यहाँ से अपने पास क्या बन जाएगा, CH3 CH2 और HCl निकल जाएगा, और CH2 के ऊपर रेडिकल बन जाएगा, यानी कि इथाइल फ्री रेडिकल। दिस इज़ इथाइल फ्री रेडिकल। आई होप समझ पा रहे हो आप। दिस इज़ इथाइल फ्री रेडिकल। CH3 CH2 रेडिकल का क्या नाम है, इथाइल फ्री रेडिकल। तो दिस इज़ द रिएक्शन इंटरमीडिएट ऑल्सो, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट भी है, ठीक है। तो होगा क्या बच्चों आगे, अच्छा ये पहला स्टेप यही है, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट बन गया अपना इथाइल फ्री रेडिकल। इज़ इट क्लियर, इथाइल फ्री रेडिकल है, ठीक है। अच्छा ये अटैक वाला, सॉरी ये सेकंड स्टेप है बेटे, हाँ स्टेप का नाम अपना नहीं लिखा। जब ये अटैक करवाता है ना तो ये है प्रोपेगेशन वाला, थोड़ा एडिट कर लेंगे बच्चों, हाँ जी, इसको थोड़ा सा एडिट करेंगे। पहले स्टेप में बस एक ही रिएक्शन है इसमें, ठीक है। ये जो अटैक करवाता है ना, जो फ्री रेडिकल बनता है, जो अटैक करवाता है, दिस इज चेन प्रोपेगेशन, ठीक है ना, चेन प्रोपेगेशन, जिसमें जो फ्री रेडिकल बनता है पहले स्टेप में वो रिएक्टेंट के ऊपर अटैक करता है। सिमिलरली हमने उसमें भी किया था, तो वही करना है। HCl का यहाँ पे अल्केन के ऊपर अटैक करवा रहे हैं और इथाइल फ्री रेडिकल बन रहा है, और इसी के अंदर प्रोपेगेशन के अंदर ही बच्चों ये जो इथाइल फ्री रेडिकल बना, ध्यान से देखेंगे, इसकी रिएक्शन फिर से क्लोरीन के साथ करवा देंगे। आप सोचो क्लोरीन तो जी रिएक्शन में एक बार लिया था, नहीं सॉल्यूशन में होता है ना, बहुत सारे होते हैं अपने पास, तो क्लोरीन कितने मर्जी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्लोरीन जो है इसके साथ अटैक करवा देंगे, फिर से क्लोरीन रेडिकल निकल जाएगा। अगर आप देख पा रहे हैं क्या बन जाएगा, क्लोरोइथेन, और क्लोरीन रेडिकल यहाँ से निकल जाएगा। अरे ये वही है, वैसे ही है, देखो ध्यान से देखो, पहले का टारगेट भी क्लोरीन रेडिकल निकालना था, दूसरे स्टेप का टारगेट भी क्या है, क्लोरीन रेडिकल निकालना था। जैसे हमने अभी एंटी मार्कोनी रूल का किया था, उसमें पहले स्टेप में भी ब्रोमीन रेडिकल निकालना था और दूसरे स्टेप में भी ब्रोमीन रेडिकल निकालना था। सिमिलरली उसी तरह से है, बस वो एडिशन थी, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो आई होप आपको ये दोनों स्टेप क्लियर हो गए होंगे। और थर्ड जो स्टेप है वो बिल्कुल ईजी रहता है, टर्मिनेशन स्टेप जो रहता है, उसमें क्या करना होता है बच्चों, उसमें जितने फ्री रेडिकल, देखो फ्री रेडिकल कौन कौन से दिख रहे हैं, इथाइल फ्री रेडिकल, क्लोरीन फ्री रेडिकल, इनको आपस में जोड़ देंगे, समझे, आपस में जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे, क्लोरीन को क्लोरीन के साथ, इथाइल को इथाइल के साथ, और इथाइल को क्लोरीन के साथ। 3 पॉसिबिलिटी है, ए बी बी ए बी, उसी तरह से। आई होप समझ में आ गया होगा। तो चेन टर्मिनेशन स्टेप हम उसी तरह से करने जा रहे हैं। थर्ड स्टेप एंड लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 3, एंड दैट इज चेन टर्मिनेशन स्टेप। चेन टर्मिनेशन स्टेप, चेन टर्मिनेशन में जितने फ्री रेडिकल बने हैं उन सब की आपस में रिएक्शन करवा देंगे। जैसे क्लोरीन रेडिकल है, क्लोरीन का क्लोरीन के साथ, दोनों के साथ हम अटैक करवा देंगे, और जब क्लोरीन क्लोरीन मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, Cl2 मिल जाएगा, Cl2 मिल जाएगा। तो Cl2 पहला स्टेप, ठीक है, क्लोरीन क्लोरीन को आपस में ऐड कर देंगे, ठीक है। होमोलिटिक जो है क्लीवेज की थी अब उसका उल्टा कर देंगे, ठीक है, पहले स्टेप का उल्टा हो जाता है, ठीक है। दूसरा इथाइल रेडिकल था, तो इथाइल रेडिकल को भी आपस में जोड़ देंगे। सीधा दिखा दूँ, 2 इथाइल रेडिकल मिल करके
ब्यूटेन बना देंगे। देखो अब सोचोगे सर ब्यूटेन तो मेन रिएक्शन में तो दिखता ही नहीं दिखेगा ना, ये रिएक्शन के बीच में बनते हैं, ठीक है, साइड प्रोडक्ट हैं सारे। अच्छा उसके बाद और क्या पॉसिबिलिटी है, इन दोनों को आपस में जोड़ दें। यस, इन दोनों को आपस में भी हम जोड़ सकते हैं। क्लोरीन रेडिकल अपने पास और कार्बन वाला भी है, दोनों को आपस में जोड़ देंगे। जब दोनों को आपस में जोड़ेंगे क्या बन जाएगा बच्चों, क्लोरोइथेन। सो दीज आर द टोटल प्रोडक्ट्स फॉर्म ड्यूरिंग द क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन एंड दिस इज अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन। आपको क्लोरीनेशन का करना है, बस क्लोरीनेशन का इसी तरह से आपको करना है। अल्केन जो है मैंने आपको वैसे सजेस्ट किया, वैसे आपकी मर्ज़ी है, बट 2 कार्बन वाला अल्केन ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि 1 कार्बन वाले में, क्लोरीन वाले केस में क्या रहता है बच्चों, क्लोरीन वाले में साइड प्रोडक्ट जो है वो रुकता ही नहीं है, एक स्टेप में रिएक्शन रुकती नहीं है, वो 4 तक, जब तक CCl4 नहीं बन जाता चलती जाती है। 2 कार्बन में ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। इज़ इट क्लियर? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, 1-2 एग्जांपल कर लेते हैं इसकी। अगर आपको ये समझ आया तो इसकी बताओगे। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल। So this is, you can say, first question of your topic of the day. From the topic of the day, क्लोरीनेशन कर रहे हैं प्रोपेन की, इसमें बताओ क्या होगा। क्लोरीनेशन कर रहे हैं प्रोपेन की, तो इसमें हम कैसे करेंगे, मुझे एक बात बताओ, क्लोरीन कहाँ कहाँ जोड़ सकता है। ध्यान से देखेंगे, क्या क्लोरीन को मैं ऐसे भी जोड़ सकता हूँ, और क्या क्लोरीन बीच वाले कार्बन पे भी आ सकता है। पहले तो ये होता पॉसिबिलिटी दोनों हैं। हाँ जी, क्लोरीन को हम कहाँ कहाँ जोड़ सकते हैं, हम भी इस कार्बन पे जोड़ सकते हैं, इस कार्बन पे भी जोड़ सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटी है, और साइड प्रोडक्ट HCl निकल जाएगा। लेकिन जहाँ जहाँ 2 पॉसिबिलिटी आती है, जो 2 प्रोडक्ट आते हैं, तो वहाँ पे मेजर माइनर का कॉन्सेप्ट आ जाता है। अब आपको बताना पड़ेगा मेजर कौन सा, माइनर कौन सा। तो यहाँ पर आप कैसे करोगे, क्या खेल खेलोगे भाई, यहाँ पर आपको बता दूँ पहले, चलो आंसर बता देता हूँ। दिस इज़ माइनर प्रोडक्ट एंड दिस इज़ मेजर प्रोडक्ट। और अगर आपसे पूछा जाए इन दोनों में से फाइनली किसको सिलेक्ट करें, इन दोनों में से फाइनली आपको मेजर प्रोडक्ट को चुनना पड़ेगा, क्योंकि 2 नारे हैं अपनी केमिस्ट्री के, ध्यान रखना। एक तो मोर स्टेबल प्रोडक्ट विल बी द मेजर प्रोडक्ट, और दूसरा मेजर प्रोडक्ट विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। ये 2 नारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ध्यान रखना हमेशा, क्या कि एक तो ज़्यादा स्टेबल वाला प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा, और जो मेजर प्रोडक्ट होगा वही फाइनल प्रोडक्ट होता है। तो इन दोनों में से अगर एक प्रोडक्ट आपको लिखना था तो कौन सा लिखते हैं आप, 2 क्लोरोप्रोपेन लिखते हैं, ना कि 1 क्लोरोप्रोपेन। तो इसमें क्या खेल है, इसमें यही अभी मैंने हिंट तो दे दिया है कि ज़्यादा स्टेबल जो बनेगा वही हम मेजर लेके चलेंगे। तो ज़्यादा स्टेबल का क्या खेल है, आपको पता फ्री रेडिकल बनता है, तो फ्री रेडिकल अगर कहाँ कहाँ से बन सकता है, 2 पॉसिबिलिटी है। मान लो मैं इधर से हटाऊँ और एक बीच वाले से हटाऊँ, एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा। ये होगा कौन सा, 1 डिग्री, ये कौन सा होगा 2 डिग्री। अब आप ही सिलेक्ट कर लो कौन सा ज़्यादा स्टेबल होता है। यस, 2 डिग्री इज़ मोर स्टेबल। तो फिर फ्री रेडिकल कौन सा बनाओगे आप, 2 डिग्री वाला बनाओगे। तो सो दैट हम क्या करेंगे, हम 2 डिग्री के ऊपर, ये देखो इस बीच वाले कार्बन के ऊपर ये बिंदी सी लगा देंगे, यानी कि फ्री रेडिकल बना देंगे। दैट विल बी द सेकेंडरी फ्री रेडिकल, जो कि ज़्यादा स्टेबल होगा। और फिर इधर से क्लोरीन रेडिकल को इसके साथ जोड़ देंगे, और क्या बन जाएगा फिर अपना, दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट 2 क्लोरोप्रोपेन, ये बनेगा। तो आई होप कि आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई है। अगर रिएक्शन में समझ में आ गया तो इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है। जो आप ये रिएक्शंस देख रहे हो, इसकी रिटर्न प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये आपको बिल्कुल क्लियर नहीं होगी, माइंड से निकल जाएगी। पहले आपको रिएक्शंस अच्छे से करनी है, फिर क्वेश्चंस लगा के देखनी है। यही अपना वे रहेगा, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे बच्चों, ठीक है। टिल देन डू वट एवर यू वांट टू डू, बट आपको रिवाइजिंग जो है वो ज़रूर करते रहना है, ठीक है ना। कंटिन्यूसली रिवाइज करते रहना है, ठीक है। कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर लेक्चर अच्छा लगता है बच्चों, वीडियो अच्छी लगती है, तो प्लीज़ आगे शेयर ज़रूर कर दें। जो आपके साथी हैं, जो आपके पढ़ने वाले हैं, आपके नॉन हैं, उनको ये ज़रूर सब्सक्राइब करवाएं, उनको शेयर करें, सो दैट हमें भी मोटिवेशन मिले कि आगे इस तरह से वीडियो बनाते रहें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।